हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप फिजिक्स का जो पार्ट 1 है उसके तो आप क्वेश्चन आंसर ज्यादातर बताते हैं, लेकिन जो हमारा फिजिक्स का पार्ट 2 है उसके क्वेश्चन आंसर पर आप वीडियो बनाइए। तो स्टूडेंट, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे आप कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ आंसर हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने। जैसे आपको मैंने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, इन सारे चैप्टर के क्वेश्चन को दिया था, वैसे ही हम किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर का मैराथन क्लास लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब अति लघु उत्तरीय से लेकर विस्तृत तक सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बस इतना पढ़कर जाना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो टाइम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। हम टोटल इतने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। आप देख सकते हैं जितने क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी एक भी मिनट आपको मिस नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है क्रांतिक कोण। देखिए ये वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। बहुत ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण की आपको परिभाषा लिखनी होती है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक सबको बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा ताकि आपका न्यूमेरिकल भी इजी हो सके। ठीक है, तो देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, यहां पे इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। देखो 3 लाइन में है, सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। बस यही 2 लाइन आपको याद रखनी है क्रांतिक कोण के लिए। ठीक है, चूंकि डेफिनेशनल जो परिभाषा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको जानना काफी ज्यादा जरूरी था। बस इतना सा आपको लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज हमारा आता है लेंस की क्षमता। देखिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। मतलब लेंस की क्षमता क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर वाले में। देखो लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब आप P = 1/f लिखेंगे, लेकिन जो फोकस दूरी लेंगे वो हम मीटर में लेंगे। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अब देखिए हम फॉर्मूले की सहायता से, इस डेफिनेशन की सहायता से इसका फॉर्मूला निकालेंगे। P = क्या बताया गया है, P = आपको बताया गया है कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो P = 1/f होगा। ठीक है, लेकिन f जो होगा वो मीटर में होगा। किसमें, मीटर में। तो ये आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। ठीक है, P = 1/f। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको जैसे P नहीं निकालना है, मान लीजिए आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, तब आप क्या करोगे, आपको P निकालना होगा तब। तो देखिए इसका एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अगर f को आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो ऊपर आप लोग 100 कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर, तो 100/f होगा। अब ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट जो अक्सर आप लोग याद नहीं रखते हैं। ठीक है,
तो अगर आप लोग फोकस दूरी मीटर में लेंगे तो P इक्वल टू 1/f होगा। अगर आप फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेंगे तो P इक्वल टू 100/f होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये कहीं कहीं फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में निकालनी होती है तो F आपको P दिया रहता है, तो P को यहां लाएंगे तो F सेंटीमीटर में निकालना होगा, तो 100/P वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मात्रक जो होता है वो तो अभी हमने आपको बता दिया, ऊपर एक लाइन में डिस्क्राइब मैंने किया है कि इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं D से। किससे? D। ठीक है, डायोप्टर होता है। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है कि इसका मात्रक डायोप्टर होता है, बस हो गया। तो ये आपका हो गया कि लेंस की क्षमता क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सके और एग्जाम में आप लोग जाएं और छाप के आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखो ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों प्रतीकों का अर्थ बताइए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, या क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। तो देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। n इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूं, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2। ठीक है, और अपान साइन a बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसको बिल्कुल से याद रखिएगा, अगर भूल गए तो समझ लीजिए आपके न्यूमेरिकल के नंबर कट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग कहेंगे n क्या है, ये तो अपवर्तनांक है, a क्या है, यहां पे a क्या है और डेल m क्या है। देखो a जो आपका है ये होगा प्रिज्म कोण, क्या होता है ये, प्रिज्म कोण। ठीक है, ए आपका प्रिज्म कोण है, और डेल m क्या है, ये अल्पतम विचलन कोण है। इसको भी लिखना पड़ेगा, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, ये आपका है। तो आपको फॉर्मूला पूछा गया था, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ भी बताने थे, तो आपको मतलब ए क्या है, डेल एम क्या है, ये आपको बताना था, तो मैंने इसको भी बता दिया। काफी ज्यादा इजी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आप लोग बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आवर्धन या रेखीय आवर्धन क्या होता है, मतलब लेंस की मैं बात कर रहा हूं। किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन या रेखीय आवर्धन। देखिए लेंस की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आवर्धन या रेखीय आवर्धन। देखो लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है, इसी के अनुपात को ही हम आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट तो स्मॉल m से करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू क्या कहा गया ऊपर, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तो ऊपर लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, और अपान में लिख देंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर इसको हम लोग वर्ड में लिखे तो m इक्वल टू आपने पढ़ा होगा। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से डिनोट करते हैं, वस्तु की लंबाई को O से डिनोट करते हैं। तो ये आपका रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होगा। या अगर लेंस में बात की जाए तो एक और इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू v अपान u।
v अपान u, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति अपान वस्तु की स्थिति। तो ये आपका फॉर्मूला भी होता है। तो दोनों आप लिख सकते हैं, या करके इसको लिख सकते हैं, दोनों लिख लीजिए, ठीक है। m इक्वल टू आई अपान ओ भी होता है, आई है प्रतिबिंब की लंबाई, o है वस्तु की लंबाई, ठीक है। और m इक्वल टू वी अपान यू भी होता है, इसी का फॉर्मूला। तो यही होता है लेंस का आवर्धन या रेखीय आवर्धन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया है और ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि दो पतले लेंस जो है वो संयोजन में रखे हैं, ठीक है। तो संयोजन में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी और उनकी क्षमता का आपको फॉर्मूला बताना है। तो मैंने एक छोटा सा हेडिंग डाला है, ऊपर देखिए क्या लिखा है मैंने, कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी एवं क्षमता का फॉर्मूला। सबसे पहले हम फोकस दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो अगर दो लेंस संपर्क में रखें तो उनके फोकस दूरी का फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल टू, देखिए पहले लेंस की फोकस दूरी 1/f1 प्लस दूसरे लेंस की फोकस दूरी 1/f2, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा ये भी जान लीजिए। क्षमता का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो हमें पता है, यहां पे आप छोटा सा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, चूंकि P इक्वल टू होता है 1/f, क्या होता है 1/f। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। तो 1/f के जगह पर P रख देंगे, P इक्वल टू, अब संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला, तो 1/f1 के जगह पर P1 लिख देंगे पहले लेंस की क्षमता, f2 के जगह पर P2 लिख देंगे। यही होगी संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है और ऐसे कुछ पूछा जाता है कि दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दो उत्तल लेंस हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो पहले हम एक एक लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, फिर हमें फॉर्मूला पता ही है कि दो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P इक्वल टू P1 प्लस P2, फिर दोनों क्षमताओं को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले लेंस की फोकस दूरी को f1 मान लेंगे, दूसरे की फोकस दूरी को f2 मान लेंगे। f1 हमारा 20 सेंटीमीटर, भाई दोनों का 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब पहले लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। पहले लेंस की क्षमता, ठीक है, पहले लेंस की क्षमता। तो P इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होगा, P1 मानेंगे इसको, क्योंकि पहले लेंस के लिए हम निकाल रहे हैं, तो P1 मान लिया मैंने। तो P1 इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1/f1, ठीक है। क्या होगा 1/f1। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहां पे जो आपका f है फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। तो हम 1/f1 का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर 100/f1। देखिए सही आप लोग सोच रहे हैं, 100/f1 वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो 100/f1 लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहां से P1 हमारा आ जाएगा, P1 इक्वल टू 100/f1 की वैल्यू है, क्योंकि सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 रहेगा, 20 है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 100 को 20 से कट करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा P1 इक्वल टू आ गया 5 डायोप्टर, या +5 डायोप्टर भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब दूसरी चीज, दूसरे लेंस की क्षमता सेम इसी तरह निकलेगी, उसमें भी कुछ नहीं है। दूसरे लेंस की क्षमता, ठीक है। दूसरे लेंस की क्षमता हमें निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला यहां पे भी होगा। यहां पे P2 होगा और P2 इक्वल टू होगा हमारा 100/f2 यहां पे होगा, ठीक है, f2। ये हो गया फॉर्मूला, मतलब उसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो P2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100, तो आपका 100 ही है, f2 की वैल्यू यहां पे भी 20 है, तो P2 भी हमारा आएगा 5 डायोप्टर।
P2 इक्वल टू आ गया +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हमें दोनों लेंस की क्षमता पता चल गई तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, क्योंकि आपको संयुक्त लेंस की क्षमता ही निकालनी है। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता यानी कि संयुक्त लेंस की क्षमता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, और P इक्वल टू दोनों क्षमताओं को जोड़ देंगे P1 प्लस P2। अब भैया दोनों को जोड़ेंगे, ये संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो P इक्वल टू हमारा आ जाएगा, P1 की वैल्यू भी +5 है और P2 की वैल्यू भी +5 है। दोनों को जोड़ेंगे हम जब, तो हमारा आ जाएगा P इक्वल टू 10 डायोप्टर। कितना? +10 डायोप्टर, और यही हमारा संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो एक मैंने बताने का आपको प्रयास किया ताकि इसको आप जानेंगे तो आसानी रहेगी, आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो उत्तल लेंस की जो फोकस क्षमता है उसको कैसे हम निकालेंगे अगर फोकस दूरी दी गई हो तब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग। वो है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला आपको बताना है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है? ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। ठीक है, लघु उत्तरीय में आपका क्वेश्चन ये आता, देखो क्या है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे आते हैं जो मैंने इसमें नहीं लिया है, इसमें मैंने उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जो मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली मैंने ज्यादा टॉपिक्स नहीं लिए हैं। देखिए प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी तथा लाल रंग के निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है, मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है, और उससे सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो उस प्रिज्म से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण, यानी कि बैगनी और लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण जो होगा, तथा मध्यवर्ती जो पीला रंग है, पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहेंगे। यानी कि ऊपर हम लोग बैगनी रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे NV और लाल रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे NR, और उसका अनुपात किससे करेंगे? उसका रेशियो होगा पीले रंग के पदार्थ के अपवर्तनांक से। इसको जो है प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो अभी मैंने बताया वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ओमेगा से, और ओमेगा इक्वल टू आपका फॉर्मूला जो होगा वो होगा NV यानी कि बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक माइनस NR लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, और अपान NY पीले रंग के पदार्थ के प्रकाश का अपवर्तनांक -1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका फॉर्मूला होगा वर्ण विक्षेपण क्षमता का। ओमेगा इक्वल टू आपका होगा NV माइनस NR अपान NY -1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा इसका। ठीक, समझ में आया? तो NV कोई पूछे क्या है, तो ये बैगनी रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक है, NR जो है ये लाल रंग का अपवर्तनांक है, NY जो है ये पीले रंग का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो वही ऊपर कहा गया था कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न जो कोणीय परिक्षेपण होगा और मध्यवर्ती पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहेंगे। तो ऊपर बैगनी और लाल है, नीचे पीला रंग है। ठीक है, इसी के रेशियो को ही हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखो क्या है क्वेश्चन, इस प्रकार से आएगा कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं आप। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। मतलब अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम क्या हैं,
देखिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आप हाई स्कूल से ही इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो आगे के डेरिवेशंस हैं उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन जो इसमें है 2-3 डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मैं पार्टिकुलर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है पहले इसको समझते हैं, विथ फिगर समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो यहां पे दो माध्यम है, एक ये आपका विरल माध्यम है, इसको नाम दे देंगे विरल माध्यम, मैंने ऑलरेडी कुछ चित्र बना रखा है, और ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो क्या कहा गया, यहां से एक प्रकाश चली, देखिए ये प्रकाश है, ये यहां पे आ रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, आप यहां पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब जो किरण आ रही है, ठीक है, वो आपतित किरण होगी। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में, देखिए प्रकाश आया, प्रकाश किरण आई, ठीक है, और जब ये दूसरे माध्यम में, देखिए जब ये दूसरे माध्यम में जाने लगी तो थोड़ा सा अपनी दिशा से भटक गई, क्योंकि इसको ऐसे सीधा आना चाहिए था, देखिए यहां पे, ठीक। देखिए ध्यान से समझिए इस चित्र को, ये प्रकाश आई और जब इस सघन विरल माध्यम में थी, जब ये सघन माध्यम में थोड़ा सा अपनी दिशा से बदल गई, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसी को अपवर्तन कहते हैं। देखो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए ये आपतित किरण है, जब ये आई तो जब ये सघन माध्यम में जाने लगी तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल गई। इस किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात ये किरण आई है, ठीक है। तो अपवर्तित किरण, ठीक है। कौन है अपवर्तित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है। और इस पर एक अभिलंब हम खींच देंगे, देखो ये यहां से आई यहां पे गई, इस पर एक सीधा सीधा अभिलंब हम खींच देंगे, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, ये दोनों को पृथक करता है। देखो ये सघन माध्यम और विरल माध्यम को पृथक करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पृथककारी तल, पृथककारी तल इसको बोलेंगे, ठीक है, जो दोनों को पृथक करता है। तो समझ में आया, आपतित किरण जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, देखिए विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश की, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये आपका अभिलंब होगा, जो मैंने डॉट डॉट से किया है, इसका नाम दे देंगे अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग नाम देंगे आई। और देखिए यहां पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग नाम दे देंगे आर, ठीक है। अब आई क्या है, ये आपतन कोण है, और आर क्या है, ये अपवर्तन कोण है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बार फिर से क्लेरिफाई करते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, देखिए प्रकाश आया एक पारदर्शी माध्यम से, ये विरल माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, देखिए दूसरे में जब इसने प्रवेश किया तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाती है। देखो इसको सीधे जाना चाहिए था, ये थोड़ा सा इधर चली आई, ठीक है, तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल गई। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो एक जगह से आकर वो जब दूसरी जगह पे जाएगी तो थोड़ा सा अपनी दिशा और उससे भटक जाएगी, ठीक है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। अब यहां पे जो आपतित किरण, अब इसके नियम अगर आपको लिखने हो तो कैसे लिखोगे, देखो आप लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण आई यहां पे, अभिलंब भी यहां पे है, अपवर्तित किरण भी यहां से गई, तो तीनों एक ही तल में है ना। तो आप लिख सकते हैं पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, जो आपतन कोण की ज्या है, ज्या का मतलब साइन, ठीक है। तो साइन आई जो होगा वो अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होता है। मतलब जो आपतन कोण की ज्या आई है और अपवर्तन कोण की ज्या जो साइन आर है, इसका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। यही दोनों इसके नियम भी हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग नियम भी लिखेंगे, कुछ है नहीं नियम में।
उसको भी यहां पे लिखेंगे। इतना समझ में आ गया, ये नियम समझ में आ गया। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो किरण आई उसको आपतित किरण, जो अपवर्तित हुई उसको अपवर्तित किरण, ठीक है। और इस पर एक हमने अभिलंब खींच दिया, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल बना उसको आपतन कोण कहेंगे। और जो आपका अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बना उसको, जो कोण बना उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। तो देखिए पहला नियम, अपवर्तन के नियम क्या है। प्रकाश का अपवर्तन निम्न दो नियमों के अनुसार होता है। सबसे पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण जो आई, अपवर्तित किरण जो गई और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, पृथककारी तल में। तो ये पहला नियम है किसका, प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। दूसरा नियम समझिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। मतलब आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इनका जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होगा। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं, इनके कहने का मतलब है कि जो एंगल दोनों बना था ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है, इनकी जो ज्या है देखो साइन आई, ठीक है, और अपान साइन आर, इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा एक नियतांक के, ठीक है, कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं नियतांक, ठीक। यही हमारा दूसरा नियम है। अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है, ये आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। और इसी नियतांक को हम लोग बोलते हैं, देखिए साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन लिख देंगे। इसी को अपवर्तनांक हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एन क्या है, ये अपवर्तनांक है, ऐसे लिख देंगे एन इक्वल टू अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है मेरे अकॉर्डिंग, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आपका नियम है सेकंड वाला, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ऐसे लिख दीजिए। इस नियम को स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो यही आपका था अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन का नियम। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, देखिए प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया आपको, मैंने विथ फिगर आपको समझाया, अपवर्तन के नियम भी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं 2-3 डेरिवेशंस हैं जो मैंने इसमें नहीं कराया, ठीक है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसका पार्टिकुलर वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत जल्दी, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं बहुत जल्दी उसका एक पार्टिकुलर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जो डेरिवेशन है इस चैप्टर के। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, अभी आगे के जो चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।